अहंकार टूटेगा, भारतीय जनता पार्टी का अहंकार टूटेगा और इस देश में, इस प्रदेश में ऐसी सरकारें आएंगी जो किसानों से बात करेगी, किसानों की समस्याओं के लिए जो सजग हैं और जो लगातार जो किसानों के प्रति संवेदनशील सरकारें यहाँ पर आएंगी। अच्छा जोशी जी, जैसे लोगों की राय है, अन्य राजनीतिक दलों के लोगों की मांग भी है कि बैलेट से चुनाव हो, लेकिन सरकार निरंकुश है और लगातार हमारी सत्ताओं पर वो कब्जा कर रही है। तो मेरा निवेदन ये है कि जनता, जैसे कि बंगाल में इनको सबक सिखाया, निश्चित तौर पे जनता एक मत होके इनको खिलाफ वोट करेगी और इनको जो सद्बुद्धि आएगी वो सद्बुद्धि आएगी केवल चुनाव के बाद। जिस तरीके से यार 20 से किसान आंदोलन चल रहा है, अब 2021 आ गया है, 13 दिन बाकी हैं 26 नवंबर में, एक साल का पीरियड हो गया है। एक साल के अनुभव सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा। हमारे साथ हैं प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर जी, जो उत्तराखंड से हैं और यहाँ निरंतर जो है गाजीपुर बॉर्डर पे 1 वर्ष से डटे हुए हैं। क्या कहेंगे इस 1 साल के अनुभव के लिए किसान आंदोलन में? किसान आंदोलन जो भी हो रहा है, किसान जो लड़ रहा है वो देश के लिए लड़ रहा है। किसान की जो भावनाएं हैं वो आम आदमी के प्रति है और आने वाले भविष्य के प्रति है, लड़ाई लड़ रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जितनी इस देश में पहले भी सरकारें आई हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है, अन्य पार्टियों की भी सरकार रही है, लेकिन जितनी असंवेदनशील ये सरकार आई है, ऐसी सरकार आज तक देश ने और उत्तर प्रदेश ने नहीं देखी। मैं कहना चाहता हूँ बड़ी गंभीरता से कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार दौरा करते हैं, गाजियाबाद का दौरा करते हैं, नोएडा का दौरा करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो किसान बैठे हुए हैं वो इसका दौरा नहीं करते। वो यहाँ लोगों की भावनाओं को, यहाँ के किसान के लोगों की भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं करता है, जो कि बड़ा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया है, उनका दायित्व बनता था वो किसानों से मिले और उनकी भावनाओं को समझे और अपनी सेंटर की सरकार पर दबाव बनाए कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। अच्छा जोशी जी, जैसे कि आपने देखा कि पूरा जो है 1 साल का समय बीत गया, 11 दौर की वार्ता भी हुई कृषि मंत्री के साथ में, इसके अलावा 26 जनवरी का एक जो है बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये गूंगी बहरी सरकार ने आपकी अनदेखी की, तो उसका रीजन और कारण क्या रहा? इस मैं बता रहा हूँ, उसका एक मात्र कारण है कि जो हम सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो उच्च कॉरपोरेट के, जो उच्च उद्योगपति हैं, उनके कर्जे तले दबी हुई सरकार है। उनको फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है, ना कि देश के किसानों के लिए, देश के मजदूरों के लिए, देश के विद्यार्थियों के लिए, देश के युवाओं के लिए काम नहीं कर रही है। तो इस कारण उनका संवेदनशीलता है नहीं उनकी सरकार की किसानों के प्रति। सैकड़ों से ज़्यादा देखा जाए तो करीब 600 से ज़्यादा किसानों की शहादत होगी। अभी लखीमपुर खीरी का भी कांड हुआ। मतलब इतनी निर्दयी सरकार ना अंग्रेजों की थी ना मुगलों की थी, लेकिन इस भाजपा शासन में कहीं ना कहीं किसानों के साथ में ऐसा व्यवहार किया गया है जैसे कि एक आतंकवादी के साथ किया जाता है। तो क्या इस सरकार की मंशा से किसान कितने हाथ हुए हैं अभी तक? मैं इसके साथ एक बात, आपकी बात से एक और बात जोड़ते हुए चाहता हूँ। जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किसानों के लिए, चाहे वो आंदोलनजीवी हो, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो खालिस्तानी करा गया, ये देश के किसानों का अपमान नहीं, ये देश की जन भावनाओं का अपमान है। क्योंकि किसान जो लगातार संघर्ष कर रहा है वो आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहा है, और किसान जो संघर्ष कर रहा है यहाँ पर वो देश के भविष्य को बचाने की कोशिश कर रहा है। जोशी जी, देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार जो है जिस तरीके से पूंजीपतियों की चौखट पे अपने आप को गिरवी रख चुकी है और सब कुछ प्राइवेटेशन की तरफ जा रहा है। एयरपोर्ट बेच दिए, रेल बेच दी, गेल बेच दी, कोल बेच दिया। इसके अलावा जो आपके देश की सुरक्षा के लिए एमिनेशन बनाती है, आयुध निर्माण ही, उसको भी प्राइवेटेशन में दे दिया। तो इस सरकार की मंशा से क्या आप पहले भी अवगत थे या अभी इस बारे में हुए? देखिए, मैं बताता हूँ, मैंने आपको बोला कि सरकारें आई, पहले भी आई हैं, विपरीत सरकारें भी आई हैं, और सरकारें पक्ष की भी रही है, विपक्ष की रही है, ये चलता रहता है, सरकारें बदलती रहती हैं। लेकिन सबकी नियत थी कि देश के जो नाक होती है, वो प्रतिष्ठान होते हैं, उसके सरकारी प्रतिष्ठान होते हैं, वो बचने चाहिए। लेकिन आज मोदी जी लगातार उन प्रतिष्ठानों को बेच रहे हैं, जो कि देश का दुर्भाग्य है। जोशी जी, जिस तरीके से आजकल बयान आ रहे हैं, आप एक पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, और जिस तरीके से बयान आया कि 1947 में भीख से आज़ादी मिली और अगर हम पूर्ण रूप से आज़ाद हुए थे 2014 में हुए, इस बयान से आप कितना आहत हुए? देखिए, इससे मैं ही नहीं, पूरा देश इससे आहत है। मैं तो कहना चाहूँगा
कि उन्होंने जो भी एक कथन कहा है, ये कथन हमारे देश की गरिमा का अपमान है। मैं तो उनको बहुत सीरियसली लेता भी नहीं हूँ, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से वो अपरिपक्व महिला हैं। उनके बयान जो आते हैं वो बिल्कुल एक पब्लिसिटी स्टंट के रूप में आते हैं, क्योंकि वो जिस कल्चर से आई हैं उस कल्चर में वो उसी कल्चर की रमी हुई है। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए देश के लोगों से। जो उन्होंने कथन कहा है कि आज़ादी हमें भीख में मिली है, स्वतंत्रता सेनानियों को अपमान के रूप में मैं देखता हूँ। और देश के लिए इतनी बड़ी सर्वनाक जो उन्होंने बयान किया है, ये देश के हमारे जो जिन्होंने आज़ादी हमें दिलाई, ऐसे लोगों का अपमान है। जोशी जी, इस तरीके से इस देश के अंदर चाहे हम पुरस्कार की बात करें या डिग्रियों की बात करें, वो इस समय 2014 से तो ऐसा लग रहा है कि ना डिग्री कोई मायने रखती है, ना कोई पुरस्कार मायने रखता है, नचेरे कुंदेरे लोगों को पद्मश्री दिया जा रहा है। देखिए मतलब मैं देखो, आप पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, आप डिग्रियों की हालात जानते हैं और जो अवार्ड है इनकी भी आप प्रतिष्ठा जानते हैं। मैं कहता हूँ उनको जो प्रति सम्मान दिया गया, जो सम्मान उनको दिया गया, उस सम्मान के हकदार वो नहीं लगते, उनके बयानों से ऐसा लगता है। और इससे कहीं ना कहीं उन पुरस्कारों का सम्मान में भी गिरावट है। अच्छा प्रोफेसर साहब, देखा जाए तो अभी जो है भारतीय राजनीति के अंदर जो है कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी आंदोलन को लेके कुछ लोग बैठे हैं, उनकी बात ना सुनी जाए। यहाँ तक कि मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को ले जाया गया। इसके अलावा पार्लियामेंट का जो सर्कुलर एरिया होता है, जंतर मंतर पे भी जो है किसान संसद लगाई गई, लेकिन आपकी बात फिर भी नहीं मानी गई। 1 साल पूरा होने जा रहा है, क्या आपको उम्मीद है अब भविष्य में आने वाले समय में? देखिए मेरी बात सुने, इस समस्या का हल जो निकलेगा वो प्रजातंत्र के तरीके से निकलेगा। और हल इस तरह निकलेगा क्योंकि सरकार की मैंने बता दिया निरंकुश सरकार है, उसका कोई किसानों से के सरोकार नहीं है, उनके मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। आने वाले टाइम में लोकशाही में, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है कि चुनाव के द्वारा किसान और इस देश की जनता उनको सबक सिखाने का काम करेगी। जब परिवर्तन होगा तो सरकार को लगेगा कि उनकी ज़मीन खिसक गई है, फिर वो चिंतन मनन करेंगे। अभी वो अहंकार में डूबी हुई सरकार है। अच्छा, प्रजातंत्र की बात आप कर रहे हैं, प्रजातंत्र की बात को अगर हम लेके चलें तो बंगाल चुनाव में जो है किसान आंदोलन के लोगों ने वहाँ जाके लोगों को अवेयर किया, जागरूक किया और वोट की चोट का काम किया। क्या लगता है कि वही काम यहाँ उत्तर प्रदेश में आने वाले जो 5 राज्य के चुनाव में उसमें किसान लोग कर पाएंगे उस बात को? बिल्कुल बिल्कुल। इस देश की मैंने बताया ना, इस देश का जो डीएनए वो किसान वाला है। हाँ। तो किसान जो है की जो पृष्ठभूमि होती है वो संघर्ष करने वाली पृष्ठभूमि होती है, देश को देने वाले लोग होते हैं। हाँ। और आने वाले टाइम में किसान एक मंच पे एकत्रित है। जैसा कि आपको पता चला, पूरा देश का ये आंदोलन है। इसको हम यूपी का आंदोलन नहीं कह सकते, पूरे देश के किसान इसमें लगे हुए हैं। और निश्चित तौर पर 2022 में आप देखिएगा, अभी उपचुनाव में आपने रिजल्ट देखा, उपचुनाव में जनता ने इनको आईना दिखाने का काम करा है, किसानों ने इनको आईना दिखाने का काम करा है। और 2022 के चुनाव में निश्चित तौर पे आप ये मान के चलिए कि इनका अहंकार टूटेगा, भारतीय जनता पार्टी का अहंकार टूटेगा। और इस देश में, इस प्रदेश में ऐसी सरकारें आएंगी जो किसानों से बात करेगी, किसानों की समस्याओं के लिए जो सजग हैं और जो लगातार जो किसानों के प्रति संवेदनशील सरकारें यहाँ पर आएंगी। अच्छा जोशी जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि चलो किसान जो है वोट की चोट करेगा, बदलाव करेगा, अभी उपचुनाव की आपने बात करी कि रिजल्ट क्या थे, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होगा या लोकसभा का चुनाव होगा, ईवीएम से वोट किया जाएगा। और इन लोगों का कहना है कि जब तक ईवीएम हमारे पास है हमें कोई हटाने वाला नहीं है। देखिए, इस बारे में मेरी व्यक्तिगत राय है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसा कि डेमोक्रेसी में होना चाहिए, जो चुनाव होना चाहिए वो बैलेट से होना चाहिए, क्योंकि जनता की मांग है। अधिकतर लोगों की राय है, अन्य राजनीतिक दलों की लोगों की मांग भी है कि बैलेट से चुनाव हो। लेकिन सरकार निरंकुश है और लगातार हमारी सत्ताओं पर वो कब्जा कर रही है। तो मेरा निवेदन ये है कि जनता, जैसे कि बंगाल में इनको सबक सिखाया, निश्चित तौर पे जनता एक मत होके इनको खिलाफ वोट करेगी। और इनको जो सद्बुद्धि आएगी वो सद्बुद्धि आएगी केवल चुनाव के बाद। जिस तरीके से बंगाल चुनाव की हम बात कर रहे हैं और रूलिंग पार्टी का जो सीएम होता है उसकी पकड़ होती है, उसके जेब में आईएएस पीसीएस लॉबी होती है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी समर्थक बोलते हैं कि जब तक आईएएस और पीसीएस की लॉबी हमारी जेब में है तो हम कहीं जाने वाले नहीं, हिलने वाले नहीं। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप चाहे तो अलग से पता कर लीजिए, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी बहुत दुखी हैं। जो भी पुलिस वाले हैं, जितने टीचर्स हैं, सब इस सरकार से बहुत दुखी है। सरकार और सरकारी कर्मचारी छोड़िए, जनता और यहाँ के युवा, यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के मजदूर, यहाँ के किसान, सभी लोग, और ख़ासतौर पे ओबीसी जाति प्लस ब्राह्मण जाति, जितने भी जाति है, सभी लोगों के खिलाफ एक सरकार ने एक माहौल बनाया हुआ है। जितनी सारी यहाँ पर आप देखेंगे कितने सारे आत्मदाह हो गए, कितने ये सरकार के द्वारा कितने झूठे एनकाउंटर हुए।
जी पूछो। हाँ, जोशी जी, आपने ईवीएम की बात की थी। अभी तो आपके पास टाइम है, जब चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा तो सरकार भी कहेगी भी हम कर्मचारी कहाँ से लाएं। तो अभी तक इस मुद्दे पर ना तो किसान आंदोलन में कोई बोल रहा है, जब हार जाते हैं ईवीएम की कमी बता देते हैं, अपनी कमी नहीं बताते। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी में आपको बताऊँ, ये सरकार लगातार हमारे संविधान को, हमारे लोकतंत्र को खतरा है। और वो खतरा इस तरह से है कि जब ये हमारे जो मूल स्वरूप है, हमारा जो मूल स्वरूप ये है कि हम लोग बातचीत के लोग हैं, हम लोग लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, लेकिन सरकार इतनी निरंकुश हुई है कि वो चाह रही है किसी तरह भी ये संवैधानिक संस्थाएं, लोकतंत्र, इनको खतरा आज जो हम महसूस कर रहे हैं वो सरकार के इन्हीं कर्मों के द्वारा, जिनका आप व्याख्यान कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा हम महसूस कर रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या तैयारी है? 1 साल का समय पूरा हो गया, टिकैत जी ने आदेश किया है कि 26 तारीख को भी एक बहुत बड़ा मार्च होगा। इसके अलावा लखनऊ के अंदर भी महापंचायत होने जा रही है। इसके अलावा शीतकालीन सत्र जब तक चलेगा डेली जो है 50 ट्रैक्टर जो है दिल्ली के सड़कों पे दौड़ेंगे। कैसे कर पाएंगे ये सब, क्या होगा? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, माननीय राकेश टिकैत जी जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसका पूरी अच्छे तरीके से उन्होंने अध्ययन कर लिया है, उस पर काम हो रहा है। और आप देखिए, किसानों ने जो भी करा है सब अनुशासन तरीके से करा है। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकारें जो किसानों के, जो बिल्कुल हमारे अन्नदाता है, जो हमारा डीएनए है, जो क्योंकि हम 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से सभी लोग किसान हैं, और किसानों पे अत्याचार मैं मान के चलता हूँ, इस देश पर अत्याचार। अच्छा, आखिर में चलते चलते अगर देश हित में, राष्ट्र हित में कोई संदेश देने की बात की जाए या लोगों से अपील करने की बात की जाए, क्या कहेंगे देश के लोगों से? मैं 2 शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि किसानों की मदद करें, उनके साथ समय दें, उनके साथ आप जिस भावना से भी आप उनके साथ मदद कर सकते हैं उनकी मदद करिए, क्योंकि किसान ये हमारी अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारी नस्लों के लिए है। चलिए, ठीक है।